नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। स्वागत है आप सबका इस नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे धरती के अंदर की दुनिया की, कैसे हमारी अर्थ के अंदर छुपी हैं कुछ लेयर्स जो हमेशा हिलती डुलती रहती हैं, और इन मूवमेंट्स का क्या असर होता है हमारे आसपास की दुनिया पर, हम ये भी समझेंगे। बड़े बड़े पहाड़ जो हम देखते हैं और कभी कभी आने वाले भूकंप, ये सब भी इसी टॉपिक से जुड़े हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी धरती के अंदर की प्लेट्स की हलचल, और इन हलचल के पीछे एक बड़ी वजह है। इस पॉडकास्ट में हम इन मूवमेंट्स को समझेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये हमारी लाइफ पर कैसे असर डालती हैं। क्योंकि जब हम अपनी धरती को समझ लेते हैं तो हम नेचुरल डिजास्टर्स जैसे भूकंप और वॉल्केनोस को भी समझने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर पर, जहां हम धरती के अंदर की दुनिया की तरफ चलें और समझें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब जब हमारी धरती की बात हो रही है तो सबसे पहले समझते हैं कि ये धरती क्या है। ये सिर्फ मिट्टी, पानी और पत्थर का गोला नहीं है, बल्कि अंदर से ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट। क्रस्ट ये वो लेयर है जिस पर हम खड़े हैं, जहां हमारी बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं और जहां हम अपना जीवन बिताते हैं। क्रस्ट सबसे पतली लेयर है, बस कुछ किलोमीटर्स तक फैली हुई। ये हार्ड और सॉलिड है और इसी के ऊपर हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं। क्रस्ट के नीचे आती है मेंटल। ये लेयर सेमी लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि न पूरी सॉलिड है न पूरे लिक्विड। मेंटल में बहुत हीट है और यही हीट प्लेट्स को धक्का देती है, जिसकी वजह से प्लेट्स हिलती रहती हैं। मेंटल की थिकनेस करीब 2900 किलोमीटर तक हो सकती है और इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि यहाँ रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं। इसमें कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट चलती रहती है, जैसे एक बड़े प्रेशर कुकर काम कर रहा हो। और सबसे अंदर है कोर, जिससे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है जबकि इनर कोर सॉलिड। इनर कोर में टेम्परेचर लगभग सन के टेम्परेचर जितना होता है, करीब 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। आयरन और निकल जैसे धातुओं से मिलकर यह बना है। पूरे अर्थ के मैग्नेटिज्म का यही रीजन है। सोचिए ये अंदर का कोर कितना पावरफुल है, जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट भी करता है और लाइफ को पॉसिबल भी बनाता है। इसे ऐसे समझिए कि अर्थ एक बड़ा सा एग है, अंडा। इस अंडे की आउटर शेल क्रस्ट है जो सबसे हार्ड है। अंदर की सफेदी जो सॉफ्ट होती है वो मेंटल की तरह है, सेमी सॉलिड, थोड़ी सी हिलती डुलती। और योक यानी जो पीला वाला पार्ट है वो कोर है, जो सबसे गर्म है और सबसे अंदर है। ये इस एनालॉजी से हम अर्थ के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। ये लेयर्स सिर्फ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर धरती के बाहर और अंदर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। जब भी अंदर हीट बनती है वो एनर्जी बाहर आने की कोशिश करती है और इसी एनर्जी से प्लेट्स मूव करती हैं। इस मूवमेंट से बनते हैं पहाड़, आती हैं भूकंप और फटने लगते हैं वॉल्केनोस। तो अब तक हमने समझा कि हमारी धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम बात करेंगे उन प्लेट्स की जो क्रस्ट के नीचे होती हैं, हमेशा हिलती रहती हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट से ही हमारे अर्थ की शेप बदलती है। इसे कहते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स। धरती में अलग अलग टुकड़े यानी प्लेट्स कॉन्स्टेंटली हिलती डुलती रहती हैं। ये प्लेट्स रिजिड हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती रहती हैं। ये मूवमेंट होता क्यों है? देखिए, क्योंकि जो अर्थ के अंदर का मेंटल है वो सेमी लिक्विड है। ये कॉन्टिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट की वजह से प्लेट्स को धक्का मिलती है, यानी प्लेट्स मूव करती हैं। अर्थ पर कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, जैसे कि इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और भी कई प्लेट्स। इंडियन प्लेट, जिसे हम अपने देश की प्लेट कहते हैं, वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इसी प्लेट की टकराहट से बने हैं हिमालयास। सोचिए, ये एक स्लो मोशन एक्सीडेंट की तरह है जो करोड़ों साल से चल रहा है। जैसे ही प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक प्लेट दूसरे को धक्का देती है और ये धक्का एक लंबे समय में बड़े पहाड़ों को जन्म देता है। चलिए अब समझते हैं कि ये प्लेट्स किन किन तरीकों से मूव करती है। इनका मूवमेंट 3 तरीकों से होता है। पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरा है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज।
इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है ये वो जगह है जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे कि आपने कभी दो रास्ते देखे जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इस मूवमेंट से ओशन में बड़े रिफ्ट वैलीज या मिड ओशन रीजेस बनते हैं, खाइयां बनती हैं अगर आसान शब्दों में कहूँ तो। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका मिड अटलांटिक रीज जो अटलांटिक ओशन में बनी हुई है। ये डाइवर्जेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यानी जब ये प्लेट्स आपस में टकरा रही होती हैं। ये टकराव माउंटेन्स को जन्म देता है। जैसे हमने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालयास को देखा। ये टकराव सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं बल्कि डीप ओशन ट्रेंचेस में भी बनता है, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी जगह जो हमारी धरती पर है। फिर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, यानी ये बाउंड्रीज वो है जहां प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड करती है बिना कोलाइडिंग के। इस मूवमेंट से जमीन में क्रैक्स या फॉल्ट्स आते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट यूएसए में इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जहां ट्रांसफॉर्म मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इंडियन प्लेट की मूवमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है हिमालयास का फॉर्मेशन। करीब 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट ने अपना सफर शुरू किया और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई। ये कोलिजन आज भी चल रहा है, जिससे हिमालयास रोज थोड़े से और बड़े होते जा रहे हैं। ये प्रोसेस इतनी धीमी है, इतना धीरे है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी अर्थक्वेक आता है तो वो इसी टकराव का रिजल्ट होता है। एक और मजेदार बात यह है कि इंडिया की पूरी लैंड मास पैसिफिक ओशन की तरफ धीरे धीरे मूव हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल पैसिफिक में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये मूवमेंट अभी भी चालू है और ये लगातार लैंडस्केप में छोटे छोटे बदलाव लाता रहा है। जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये लैंडफॉर्म्स ही हमारे माउंटेन्स, ओशंस और रिफ्ट वैली का कारण है। हम तीनों टाइप की बाउंड्रीज के बारे में अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग होना, यानी प्लेट्स आपस में दूर जा रही हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो तरफ खिंचती हुई चीजें जो बीच में स्पेस क्रिएट कर रही हो। इस मूवमेंट से हमारी धरती के क्रस्ट में नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे मिड अटलांटिक रेंज जो है, मिड अटलांटिक रेंज दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ये बाउंड्री अटलांटिक ओशन के बीच में है, जहां नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये रेंज इतनी बड़ी है कि ये ओशन के फ्लोर से लेकर सरफेस तक उठी हुई है, जहां से लावा निकलते हैं और नई ओशियनिक क्रस्ट बन जाती है। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो बीच में एक खाली जगह बनती है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। यदि आपको अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखने को मौका मिले तो वो भी इसी प्रोसेस का एक उदाहरण है। रिफ्ट वैली में मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, कूल होकर सॉलिड हो जाता है और ओशियनिक रीजेस बनाता है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की। कन्वर्जन का मतलब है टकराना, यानी जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और कोलाइड होती हैं तो ये टकराव जमीन को ऊपर उठाता है, जिससे बनते हैं बड़े माउंटेन्स या डीप ओशन ट्रेंचेस। एग्जाम्पल है हमारा हिमालयास और एंडीज। सोचिए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई तो इंडियन प्लेट नीचे घुसने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि यूरेशियन प्लेट ज्यादा मोटी है, ज्यादा थिक है, वो ऊपर की तरफ उठी। इस टकराव से बनते गए हिमालयास। ये टकराव अभी भी चालू है और हिमालयास रोज थोड़े से और बड़े हो रहे हैं। इसी तरह साउथ अमेरिकन प्लेट और नाइस्का प्लेट के टकराव से बने हैं एंडीज माउंटेन्स। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से बनते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे हिमालयास और एंडीज। यहाँ टकराव से प्लेट्स नीचे भी जा सकती है, जिससे डीप ओशन ट्रेंचेस बनते हैं। मारियाना ट्रेंच जो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, ये भी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का ही उदाहरण है। तो हिमालयास और मारियाना ट्रेंच। फिर है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की। इस टाइप में प्लेट्स न दूर जाती हैं न टकराती हैं, बल्कि ये पैरेलल स्लाइड करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इस स्लाइडिंग से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स और फॉल्ट्स बनते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कैलिफोर्निया में है, वो दुनिया का सबसे फेमस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड करती हैं।
ये मूवमेंट इतना स्मूथ नहीं होता, इसलिए बार बार जगह जगह फ्रिक्शन होता है, जिससे अर्थक्वेक्स आते हैं। कभी कभी ये इतना बड़े हो जाते हैं कि बिल्डिंग्स तक कोलैप्स हो जाती हैं और ज़मीन का शेप बदल जाता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से फॉल्ट्स बनते हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये एरिया हाई अर्थक्वेक जोन्स में आते हैं क्योंकि प्लेट्स के फ्रिक्शन से एनर्जी रिलीज होती है जो एज अर्थक्वेक्स महसूस होती है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। ये मूवमेंट कहीं कभी स्मूथ होता है तो कभी बहुत ही सडन। जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, नीचे घुस जाती हैं या स्लाइड होती हैं, तो इन मूवमेंट्स की वजह से ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी बिल्डअप होती है, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तब अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे डिजास्टर्स होते हैं। अर्थक्वेक्स तब होते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्ट्रेस बिल्डअप होता है और वो प्लेट्स अचानक से शिफ्ट हो जाती हैं। इस शिफ्ट से एनर्जी रिलीज होती है जो वेव्स के फॉर्म में ज़मीन के अंदर से निकलती हैं और सरफेस तक पहुंचती है, जिससे धरती हिलने लगती है। ये वेव्स बहुत पावरफुल होती हैं और इसलिए बिल्डिंग्स तक गिर जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और बहुत कुछ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन जगहों पर होता है जो फॉल्ट लाइंस के पास है। पूरी सिटीज़ तक हिल जाती हैं। एक अर्थक्वेक सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, पानी, गैस पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी डिसरप्ट हो जाती है। इंडिया में भी हम अर्थक्वेक से अक्सर प्रभावित होते रहते हैं। आपने 2001 के गुजरात अर्थक्वेक के बारे में भी सुना होगा, जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। यह अर्थक्वेक 7.7 मैग्नीट्यूड का था। इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जहां फ्रीक्वेंटली ट्रेमर्स आते रहते हैं, यानी झटके। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। वॉल्केनिक इरप्शंस भी टेक्टोनिक एक्टिविटी का नतीजा है। जब प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं, यानी एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, तो मैग्मा धरती के अंदर से ऊपर की तरफ पुश होने लगता है। ये प्रेशर बिल्ड करता है और जब वॉल्केनो का इवेंट इस प्रेशर को संभाल नहीं पाता तो एक इरप्शन होता है। मैग्मा लावा बन के बाहर निकलता है, साथ में गैसेस और एशेस भी बाहर आती हैं। वॉल्केनोज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे शील्ड वॉल्केनोज, स्ट्रेटोवॉल्केनोज और सिंडर कोन वॉल्केनोज। स्ट्रेटोवॉल्केनोज सबसे ज्यादा वायलेंट इरप्शंस करते हैं क्योंकि इनके अंदर ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। इंडिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी रिलेटिवली कम है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हिस्ट्री में इरप्शंस नहीं हुए। बैरन आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, वो एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है और यहाँ अक्सर इरप्शंस होते रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से कम्प्लीटली सेफ नहीं हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी से जुड़े इन डिजास्टर्स को हम रोक नहीं सकते, पर हम इनके लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। अर्थक्वेक्स के केस में हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, इमरजेंसी ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए और अर्थक्वेक किट्स रेडी रखनी चाहिए। अगर आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया में हैं तो हमेशा पता करें कि इमरजेंसी एग्जिस्ट कहाँ है और कैसे रिएक्ट करना है। पॉलिसी मेकर्स भी टेक्टोनिक नॉलेज का यूज़ करते हैं जब वो अर्बन प्लानिंग करते हैं। ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग्स ऐसे एरियाज में न बने जहाँ ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हो। ये डेटा सिस्मिक जोनेशन मैप से मिलता है, जो ये बताता है कि कौन सा एरिया में ज़्यादा रिस्क है। ये सब प्लानिंग हमें नेचुरल डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को कम करने में मदद करती है। इंडिया एक टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है और इसलिए यहाँ कुछ स्पेसिफिक एरियाज ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। चलिए कुछ मेन एरियाज के बारे में जानते हैं। पहला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये रीजन यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के इंटरैक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रेमर्स आते रहते हैं और बड़े अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है हिमालय रीजन। हिमालयाज के एरिया में भी फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ये रीजन सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो हाईएस्ट रिस्क जोन है। फिर है तीसरा रण ऑफ कच्छ, गुजरात। ये एरिया भी एक मेजर फॉल्ट लाइन के पास है, जहाँ 2001 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, इसलिए ये भी एक हाई रिस्क एरिया में काउंट होता है। सरकार ने अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए कई पॉलिसीज बनाई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिस्मिक जोनेशन मैप्स, बिल्डिंग कोड्स और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, पब्लिक अवेयरनेस और इमरजेंसी ड्रिल्स जैसी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट कर रही है। टेक्टोनिक नॉलेज का यूज़ प्लानिंग में किया जाता है ताकि हमारी सिटीज़ ज़्यादा सेफ हो सकें।
आज हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं और इन मूवमेंट से कौन से नेचुरल लैंडफॉर्म्स और डिजास्टर्स होते हैं। हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझने की भी कोशिश की, जहाँ इंडियन प्लेट का मूवमेंट हिमालयास को फॉर्म करता है और अर्थक्वेक्स का ट्रिगर करता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।